जून 24 का हमारा पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। नाउ टुडे आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में है ना डेप्रिसिएशन। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। द रीजन आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन टुडे इज डेप्रिसिएशन एक्चुअली दे हैव मेड अ मिस्टेक। इफ यू चेक अवर क्लास टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कैंसिल करा दिया था, और वो कैंसिल कराने का यही रीज़न था, मैंने वहाँ पे लिख के रखा है कि आउटडेटेड, क्योंकि वो प्रॉब्लम को मैं करंट प्रॉब्लम बना ही नहीं सकता, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया हुआ है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने तुमको कई बार बोला हुआ है, प्लस मैंने लिखवा के भी दिया है दैट चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, इट्स नॉट एन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और कोई भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिवली बदलता है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है पहले से, राइट फ्रॉम बिगिनिंग मेथड को बदलना पड़ता है, और प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है आज से। करंट ईयर अफेक्ट होगा और आगे के ईयर्स। इन लोग ने क्या किया मैं तुमको बताता हूं। यहां पे ये ओल्ड प्रॉब्लम उठा लिया। 1 अप्रैल LMP कंपनी विच डेप्रिशिएट्स इट्स मशीनरी एट 10% per annum on diminishing balance method had 9,72,000 to the debit of machinery account. Opening balance 9,72,000, that's okay. On 1st October 22, part of machinery purchased on 1st April 20 for 80,000 was sold for 45. ये ओपनिंग बैलेंस कौन से डेट को दिया है? 1 अप्रैल 22 को। लेकिन 1 अप्रैल 20 में इसी में से एक मशीन है, कितने में परचेज किया था? 80,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन कभी भी हम लोग चार्ज कभी करते हैं? एंड ऑफ द ईयर। वी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये तो ड्यूरिंग द ईयर बेचा है ना। यहां पे क्या है ना, आगे मैं पढ़ूँ, ऑल्सो न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000 वॉज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 22। देखो 1 अक्टूबर 22 को हम लोग ने एक पुरानी मशीन बेची, जो हमने परचेज कभी किया था? 1 अप्रैल 20 को परचेज किया था, और वही डेट को हमने एक और नया मशीन परचेज किया 1,50,000 एंड द इंस्टॉलेशन चार्जेस इज 8, मीन्स इट इज परचेज फॉर 1,58,000। ये हम लोग ने ओल्ड मशीन जो बेची है ना, वो 1 अक्टूबर 22 को सेल की है। परचेज कभी की थी? 1 अप्रैल 20। आगे, द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 20। करंट ईयर में डिसाइड कर लिया, अब अपने को पुराना मेथड नहीं चलाना है, लेकिन वो करंट ईयर का फर्स्ट डेट को ही डेप्रिशिएट कैलकुलेट कर लोगे। वो एक्टिव कभी होएगा? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर को तुम स्ट्रेट लाइन मेथड के से कैलकुलेशन करोगे, बराबर ना। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी काम हो गया तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस से ही चलेगा। आई हैव डिसाइडेड ऑन बिगिनिंग, ये साल मैंने बिगिनिंग में डिसाइड कर लिया मैं मेथड बदल रहा हूं, बट मेथड इफेक्टिव कब से होता है? एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्लोजिंग एडजस्टमेंट है, वो कैलकुलेट ही होता है लास्ट डेट को, फर्स्ट डेट को थोड़ी कैलकुलेट हो जाता है। आगे, एंड एडजस्टेड द डिफरेंस ऑन 31 मार्च 2023। जो मेथड में डिफरेंस है ना, वो बोलते हैं 31 मार्च 23 को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम। अरे डिफरेंस को अगर तुम 31 मार्च 23 को एडजस्ट करते हो, इसका मतलब है रेट्रोस्पेक्टिवली बदलने का। इसका मतलब है राइट फ्रॉम बिगिनिंग हम ये मान के चलेंगे कि हम लोग कभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते ही नहीं थे, हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते थे। तो स्टार्ट से स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करने का, फिर दोनों मेथड के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो ये साल में एडजस्ट करने का। ऐसा नहीं होता है डेप्रिसिएशन में। ये पुराना मेथड है। जब हम स्टूडेंट्स थे ना, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, दैट टाइम रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करते थे, क्योंकि तभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लोग जानते ही नहीं थे कि चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज चेंज इन एस्टिमेट, इट्स नॉट चेंज इन पॉलिसी। जैसे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रांग होते गया, लोगों को समझ आती गई, सब लोग ने डिसाइड कर लिया हाँ ये प्रोस्पेक्टिवली बदलेगा। अरे अंदाजा, एस्टिमेट तो बदलता रहता है ना। मैं कुछ भी एस्टिमेट करूं कि मेरा खर्चा इतना लगेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है।
एस्टिमेशन तो बदलते रहते हैं। तो ये पॉलिसी चेंज नहीं है, खाली अमाउंट चेंज होता है। अलग अलग मेथड चेंज करने से खाली डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदलता है, मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंसेस चेंजेस, और कुछ नहीं है। ईयरली जो एक्सपेंडिचर शो करेंगे ना, बस वो एक्सपेंडिचर चेंज होता है। ओवर द ईयर टोटल प्रॉफिट उसके वजह से चेंज नहीं होगा। 1 लाख का एसेट है तो तुम 10 साल में 1 लाख को ही डेप्रिशिएट करोगे ना। इंडिविजुअल ईयर्स में खाली प्लस माइनस होते रहेगा, ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा। पॉलिसी में ओवरऑल चेंज आ जाता है। पॉलिसी बदलने से एक्चुअल प्रॉफिट लॉस बदल जाते हैं, डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट लॉस थोड़ी बदलता है। 1 लाख का एसेट है तो 1 लाख ही डेप्रिशिएट होगा ना, 1 लाख से ज्यादा थोड़ी करूंगा। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो करता तो 10-10 करके कर लेता था, और आरबीएम करूंगा तो रिड्यूसिंग बैलेंस है, बट अमाउंट कितना होगा? 1 लाख पे आके रुक जाऊंगा मैं, उससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता हूं। सो इससे खाली ईयरली प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस आता है और कुछ नहीं है। पॉलिसी बदलने से तो प्रॉफिट ही बदल जाते हैं। पॉलिसी चेंज विल चेंज द प्रॉफिट्स, टोटली प्रॉफिट ही बदल जाएगा। प्रॉफिट ओवर द ईयर प्रॉफिट सेम रहने वाला नहीं है। स्टॉक वैल्यूएशन की पॉलिसी बदलो। पहले अगर हम लोग फॉलो कर रहे थे फीफो मेथड, फिर हम लोग फॉलो करते लीफो। फीफो मेथड में ज्यादा प्रॉफिट आता है, लीफो में कम आता है। समझा कि नहीं? प्रॉफिट हमेशा के लिए बदल जाएगा। ऐसा 4 साल 5 साल 10 साल का प्रॉफिट सेम रहने वाला नहीं है। प्रॉफिट विल चेंज ड्रास्टिक है, एकदम बोलते हैं ना टोटल चेंजेस आ जाएगा, उसको बोलते हैं पॉलिसी चेंज। डेप्रिसिएशन इज नॉट पॉलिसी चेंज। अब ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। बच्चे ये स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो गए, सारे के सारे बच्चे ये स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो गए। दैट एडजस्टेड द डिफरेंस ऑन 31 मार्च 23। तुम्हारे एग्जाम में भी अगर कभी ऐसा आ गया ना, गो बाय द रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से जाओ। अभी अकाउंटिंग रूल्स क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन चेंजेस इज व्हाट? चेंज इन एस्टीमेट। और अगर चेंज इन एस्टीमेट है तो आज से नया मेथड आया ना, ये साल के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे ना, तो ये साल के एंड में स्ट्रेट लाइन से कर लेना। ये साल के एंड में कैसे करोगे? पुराना कोई डिफरेंस एडजस्ट नहीं करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको अलाउ ही नहीं करता है, तो हु आर यू टू फोर्स अस? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पे अप्लाई होता है। डेप्रिसिएशन के लिए अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, गाइडेंस नोट है डेप्रिसिएशन का। वी हैव गाइडेंस नोट ऑन डेप्रिसिएशन। जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता ना, गाइडेंस नोट इश्यू किया रहता है। तो गाइडेंस नोट दिया हुआ है, नो वेयर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज गिवन। सो सीधा सीधा उसको इग्नोर करना, इग्नोर करो और सॉल्व कर दो। जैसे अभी मेरे को तुमने पूछा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में आएगा क्या? मैंने बोला आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आज मैं किसी से लोन लेता हूं तो लोन पे इंटरेस्ट चुकाना है मेरे को प्रॉफिट हो या लॉस हो। सो दिस इज अ रूल, एंड इफ यू फॉलो द रूल योर आंसर विल बी करेक्ट। सो नेवर नेवर लीव द रूल्स असाइड कि प्रॉब्लम ऐसा बोल रहा है तो करो, नहीं नहीं छोड़ दो उसको। इन्होंने क्या किया मालूम? ये लोग फंस गए। मैं बताता हूं, इसका सॉल्यूशन बताता हूं। मैंने कल इसका सॉल्यूशन डाउनलोड किया और देखा कि ये किया क्या इन लोग ने, वो करना क्या चाहते हैं, ये डिफरेंस को कैसे एडजस्ट किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अलाउ नहीं करता, तो हाउ दे आर एडजस्टिंग द डिफरेंस। शायद यही है आर्टिकल। ये है, हाँ यही है ना। देखो मजे का काम। कल क्या है, मेरा एक बैच में डेप्रिसिएशन ही चल रहा था, तो वो क्वेश्चन 7 को मैंने कैंसिल किया कि ये रॉन्ग है, आउटडेटेड है। फिर मेरे को ध्यान में आ गया कि एग्जाम में भी पूछा हुआ है। देखो देखो देखो, ऑल्टरनेटिव 1, सबसे पहले ऑल्टरनेटिव 1। अरे बोल दो ना रॉन्ग हो गया, हो जाते हैं ना, क्या हो गया गलती, कई बार हो जाती गलती, दे दो मार्क्स बच्चों को। यू हैव टू गिव मार्क्स, वो तो देना नहीं है, इज्जत का सवाल है। Question is solved based on information given in the question by giving retrospective effect of depreciation only on the remaining machinery on 31st March। जो remaining machinery है ना, उसको retrospectively बदला, right from beginning उसको क्या कर दिया, straight line method। लेकिन हम कैलकुलेट क्या पे कर रहे थे, reducing balance method। तो दोनों के वजह से जो डिफरेंस आया ना, वो एडजस्ट किया, लेकिन किस पे? खाली रिमेनिंग पे, जो बेच दिया वो नहीं। बाय इग्नोरिंग रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डिस्पोज ऑफ, जो बेचा उसको इग्नोर किया। ऑल्टरनेटिव 1।
क्वेश्चन इज सॉल्व बेस्ड ऑन, ये ऑल्टरनेटिव 2 मैंने वहां पे भी लिखा रॉन्ग, ऑल्टरनेटिव 1 इज नॉट ऑल्टरनेटिव, इट इज रॉन्ग, यू हैव टू एडमिट इट, इट इज रॉन्ग. Question is solved based on the information given in the question by giving retrospective effect of depreciation on all machinery including machinery disposed of. तुम जब तक रेट्रोस्पेक्टिव की बात करोगे ना तुम रॉन्ग ही हो. ऑल्टरनेट 1 निकाल लो, 2 निकाल लो, 5 निकाल लो, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, एस्टिमेट्स में नहीं होता, पॉलिसी चेंज में होता है. तुम मशीनरी डिस्पोज को इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, दोनों सॉल्यूशन रॉन्ग है. फिर पता चला कि एक ऑल्टरनेटिव, 2 ऑल्टरनेटिव, अंदर से तो जानते ही है ना रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है, तो राइट भी तो देना है. ये करेक्ट. ऑल्टरनेटिव 3 ये उनके सजेस्टेड आंसर आए हुए इंस्टीट्यूट के. ऑल्टरनेट 3, ऑल्टरनेट 3 में बोला हुआ है, मान लिया, सीधा सीधा मान लिया, चेंज इन मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज change in accounting estimate which may affect current period only और both current period and future period. डेफिनेटली आज से नया मेथड अप्लाई हो गया तो करंट ईयर में भी SLM, आगे भी SLM. अकॉर्डिंगली द क्वेश्चन इज सॉल्व बाय इग्नोरिंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. देखो ना कितना स्मार्टली बोलते, इग्नोरिंग. अरे इग्नोरिंग नहीं, रॉन्ग था वो, लेना ही नहीं था. Ignoring retrospective effect of depreciation mentioned in the question. गलतियां हो सकती है. It is only God is God cannot make mistake. All others can make mistakes. Admit the mistake and allot marks. काफी बच्चे पास हो जाते थे जो 1-1, 2-2 मार्क्स से फेल हुए ना, वो पास हो जाते थे. एडमिट करो मिस्टेक हो गई, प्रॉब्लम रॉन्ग हो गया, कई बार हो जाता है, एडमिट करो, मार्क्स दे दो. इसका थर्ड ऑल्टरनेट बना के दिया और यही राइट ऑल्टरनेट है. अच्छा इसमें भी गड़बड़ क्या है मालूम है, जब इस स्ट्रेट लाइन से आरबीएम में आते हो तो तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि पहले साल मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया तुम लोगों को जॉन्स करके. पहले साल 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, 15% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. फोर्थ ईयर में आरबीएम आया तो ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट कर लिया 20% आरबीएम, तो फोर्थ ईयर से ओपनिंग बैलेंस. लेकिन जब हम लोग आरबीएम से स्ट्रेट लाइन पे आते हैं ना तो उनको यह बताना चाहिए कि जो रिमेनिंग एसेट्स है ना उनकी लाइफ कितनी बची हुई. मैंने एक एग्जांपल दिया है तुम लोगों को, मैंने डेप्रिसिएशन में एक एग्जांपल दिया था तुम लोगों को कि पहले तो अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 6 जो था ना वो तो स्ट्रेट लाइन से आरबीएम पे था, आरबीएम से स्ट्रेट लाइन पे नहीं था. तो मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जिसमें हम लोग पहले आरबीएम से कैलकुलेट कर रहे थे और फिर बोला स्ट्रेट लाइन, और मैंने वहां पे बोला है नाउ द एसेट विल लास्ट फॉर 6 years ओनली, इट विल लास्ट फॉर 6 years. जब भी हम लोग आरबीएम से स्ट्रेट लाइन पे आते हैं ना तो फिर मेरे को जो एसेट बचा हुआ है ना अनसोल्ड एसेट, उसकी आगे की लाइफ बतानी पड़ती है, सो दैट मैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करूं और आई कैन कैलकुलेट ईयरली डेप्रिसिएशन. लेकिन ये तो प्रॉब्लम ही पुराना उठाया हुआ, इसको बदलेंगे भी कैसे? अगर उन्होंने कुछ चेंजेस किया होता तो बता देते थे कि करंट ईयर में जो पुराना एक एसेट जो बेच दिया वो बेच दिया, बेचने के बाद जो बचा हुआ है वो रिमेनिंग एसेट, नया एसेट जो खरीदा है उस पर तो ये साल से स्ट्रेट लाइन ही आएगा. जो 1,58,000 का नया एसेट परचेस किया है उस पर तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा. लेकिन जो पुराना एसेट पड़ा था ना 9,72,000 का, उसमें से जो बेच दिया वो निकाल दो, जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसकी रिमेनिंग लाइफ क्या बताना चाहिए. उसकी रिमेनिंग लाइफ नहीं बताया, फिर क्या क्या मालूम है, ओपनिंग बैलेंस को कॉस्ट मान लिया, 9,72,000 में से जो बेचा उसको हटा दिया, जो बच गया ना फिर और एक अजम्पशन, क्योंकि प्रॉब्लम रॉन्ग है तो अजम्पशन पे ही चलेगा. ये सॉल्यूशन भी करेक्ट नहीं है, ये भी फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है. जो ऑल्टरनेटिव 3 दिया ना, खाली उसमें उन्होंने ये मान लिया है कि ये चेंज इन एस्टीमेट है तो रेट्रोस्पेक्टिव को इग्नोर करो, बोला ना इग्नोरिंग, ये मान लिया इग्नोर करो. लेकिन प्रॉब्लम तो ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि रिमेनिंग एसेट जो अनसोल्ड एसेट है, जो पुराने अनसोल्ड एसेट है, उसकी रिमेनिंग लाइफ क्या है. मेरे पास जो है वो तो ओपनिंग बैलेंस है, तो आज से क्या मैं ओपनिंग बैलेंस को डेप्रिशिएट करूं? और अगर 10% चल रहा है तो 10 साल की लाइफ होगी, तो बताओ कभी परचेज किया, वो नहीं बताते हो तो ये बताओ कितने साल और चलेगा. सो इन शॉर्ट गपला करके बैठ गए. अब जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया वो कर लेते हैं अपन लोग, बट वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, द प्रॉब्लम इज रॉन्ग. कितने मार्क्स का ये? 8 मार्क्स का है.
क्वेश्चन किधर है, पहले क्वेश्चन निकालते हैं, सॉल्यूशन तो 3 दिए है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2B ना, 2A तो रेक्टिफिकेशन का, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2B, चलो लेट्स स्टार्ट। विल फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। 1st April 22, LMP company which depreciate its machinery at 10% on diminishing balance method had 9,72,000 to the debit of machinery account। ये मशीनरी अकाउंट के डेबिट में 1 अप्रैल 22 को जो 9,72,000 है ना, इसका मेरे को 2 ब्रेकअप चाहिए, मेरे को इसका 2 ब्रेकअप चाहिए, सोल्ड और अनसोल्ड, सोल्ड एंड अनसोल्ड। ये ब्रेकअप निकाल लिया तो अपना आधा काम हो गया। अभी सुनो, जो सोल्ड है ना वो 80,000 में परचेज किया था 1 अक्टूबर। पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 20 was for 80,000 was sold for 45। ये 80,000 की जो मशीन है ना, ये 1 अप्रैल 20 को परचेज किया था हम लोग ने 80,000 में परचेज किया था, और ये हम लोग ने कभी बेच दिया है 1 अक्टूबर 22 को बेचा है। तो एक मिनट, पहले 1 अप्रैल 20 तक तो आ जाए। तो व्हाट इज द रेट ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हियर? हाँ, द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ये रहा ऊपर 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो फर्स्ट ईयर का 10%, फर्स्ट ईयर का मतलब है 2021, और सेकेंड ईयर का 10% 21-22। बोलो कितना हो गया? ये 64,800, 64,800 माइनस कर लो, 9,07,200। नाउ दिस इज एज्यूम टू बी कॉस्ट, दिस ओपनिंग बैलेंस इज एज्यूम टू बी कॉस्ट। आगे से इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर्स में, करंट ईयर ऑनवर्ड्स। अब ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 9,07,200 का मतलब हो गया 90,720 हर साल, जितने भी साल हो, हर साल, कितने साल मालूम नहीं, लेकिन हर साल अभी अमाउंट सेम रहने वाला है। और ये तो हम लोग ने और 6 महीना डेप्रिशिएट किया ना, और 6 महीने का मतलब है 5%, और डेप्रिसिएशन का न्यू मेथड तो एंड ऑफ द ईयर में अप्लाई होगा ना, तो ये आरबीएम से ही कर लो। बोलो कितना होता है? माइनस करना 5%, मेरे को अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। 3240 करके अमाउंट 61,560, और बेचा कितने में है? 45,000 में बेचा है। तो बोलो कितने का लॉस? 16,560 का लॉस हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व। 16,560 का लॉस, ये स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन किया 90,720, और नया एसेट 158 का है। 158 पे कभी परचेज किया? अक्टूबर में। तो 6 महीने का 10% निकालो, 6 महीने का 5%, 1,58,000 का 5% कितना आया? 7,900। प्रॉब्लम हो गया कंप्लीट, प्रॉब्लम इज कंप्लीट। अपने को खाली करंट ईयर का ही शो करना है ना। शो मशीनरी अकाउंट एंड असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 2022 एंड 23। बस करंट ईयर का काम करना है। एक मशीनरी अकाउंट बना लो, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2B, मशीनरी अकाउंट 6 लाइन्स, खाली करंट ईयर का ही बनाना है। मशीनरी अकाउंट 6 लाइन्स।
1 April 22, मशीनरी अकाउंट 6 लाइन्स का बना लो. 1 April 22, to balance brought down 9,72,000. 9,72,000. Are you all ready with this? Working notes. वर्किंग नोट्स. ना वर्किंग नोट्स में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1, ये मशीन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1 एज ऑन 1 April 20, $80,000 minus depreciation for 2021 and 21-22. क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो -10% आएगा. स्ट्रेट लाइन होता ना तो -20% करते थे. -10% तो 80 का -10%, फिर जो बचेगा उसका 10%. तुम कैलकुलेटर पे अप्लाई करो, बराबर रिड्यूसिंग बैलेंस से आ जाएगा. 64,800 ये मेरी पहली वर्किंग है. 64,800 दिस इज बुक वैल्यू एज ऑन 1 April 22. और करंट ईयर में 6 महीना यूज किया हम लोग ने. माइनस डेप्रीसिएशन 64,800. तुम स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करो या आरबीएम मेथड अप्लाई करो, दोनों में रेट तो 10% ही है. तुम ये 64,800 को कॉस्ट मान लो या आरबीएम मान लो, फर्क क्या पड़ता है. इंटू 5% कितना आ गया 3240. ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है. बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल. बुक वैल्यू इज ऑन 1 October 22. कितना बोल रहे हो 61,560 and we have sold it for 45,000. Minus sold for 45,000. Tell me 16,560 का लॉस है. लॉस ऑन सेल. मेरे को करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. मैंने वो अपने रेगुलर कॉलम अंदर नहीं बनाई क्योंकि जरूरत नहीं है उतना. छोटे छोटे 2 वर्किंग में काम हो जाएगा. नंबर 2, अभी करंट ईयर के डेप्रिसिएशन के लिए पहले तो ओपनिंग बैलेंस का ब्रेकअप करते हैं. ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 April 22, 9,72,000. इसका 2 डिवीजन. सोल्ड 64,800. देखो ये निकाला है ना हम लोग ने 1 April 22 को ही तो निकाला था ये. 64,800 सोल्ड. अनसोल्ड कितना 9,07,200. सोल्ड के लिए तो ऊपर वर्किंग बना ही लिया ना, और जो अनसोल्ड है उसके करंट ईयर का 10%. $90,720. और अभी हर साल यही रहने वाला है, हर साल यही रहेगा 90,720, क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया ना. बस हो गया. जो करंट ईयर में खरीदा वो तो अभी डेप्रिशिएट कर देंगे, उधर ही ऊपर ही कर लेंगे. उसके लिए क्या वर्किंग चाहिए. 1 अक्टूबर को अगर परचेज और सेल दोनों होता है तो तुमको समझाया हुआ है. पहले परचेज रिकॉर्ड करने का,
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कितना था 1,58,000 158 ही था ना। और अब जो बेचा उसके लिए 3 एंट्री, पहली डेप्रीसिएशन 3240 दैट इज ऑन 1 अक्टूबर। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना है 3240 ना। और फिर सोल्ड फॉर कैश बैंक टू मशीनरी 45,000 एंड लॉस P&L लॉस ऑन सेल बोलो 16,560 लॉस ऑन सेल 16,560 हो गया। फिर क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डेप्रीसिएशन एक तो अनसोल्ड पे ये है और जो करंट ईयर में खरीदा वो भी ना, देखो बाय डेप्रीसिएशन करंट ईयर में 1,58,000 का परचेज किया, वो लिख लो ना, वो भी ऊपर जगह नहीं और कुछ नहीं। न्यू मशीन 1,58,000 इंटू 10% इंटू 6/12 1 अक्टूबर में खरीदा ना, कितना बताया था 7,900 और 90,720 कितना हो गया 98,620 का टोटल डेप्रीसिएशन 98,620 98,620 लिख देते ऊपर, तुमने कॉपी कर लिया। ये डेप्रीसिएशन एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 23 22-23 पूछा है ना। हाँ कितना 19 नहीं 98,620। चलो डेबिट का टोटल बोलो मेरे को 11,30,000 इसमें से माइनस करो और बताओ 966,580 31st March 23। इट इज एज सिंपल एज दिस। ये तो क्या 10% ही रखा रेट, 20% कर देते, चेंज कर देते तो और फंस जाते। रेट सेम रखने से क्या है, कोई भी करो आंसर वही है। नीचे लिखो नोट। अब ये एग्जाम के लिए, ये रेफरेंस नोट नहीं है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, change in method of depreciation, is a change in accounting estimate which is applied prospectively and not retrospectively. That's it. Right wrong तुम्हारा काम नहीं बोलना। You are not there to say that this is right or wrong. बस हो गया, जो था वो जो दिया है वो रॉन्ग है, वो सब तुमको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, तो हमने प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया। सो दिस शुड बी योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। फाइनल 9,66,580 इसका
ऑल्टरनेट नंबर 3 जो दिया था ना उसमें ये आंसर होना चाहिए। या 9,66,580। ठीक है, बाकी ऑल्टरनेट 1 2 कुछ देखना नहीं है, इट्स नॉट प्रॉपर। 3 सॉल्यूशन थोड़ी देता है कोई। क्वेश्चन नंबर 2A, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार ऑन 31st March did not tally and the difference was posted to suspense account. Everybody knows अगर डिफरेंस पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट है इसका मतलब दिस इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग एरर्स वेर नोटिस्ड। सो हम लोग है ना कितना डिफरेंस पोस्ट किया वो नहीं बताया ना, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस में दोनों साइड जगह रख देंगे, टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस बीडी, जो भी डिफरेंस आएगा वही रहेगा। टोटल सेल्स रिटर्न्स बुक हैज बीन कास्ट शॉर्ट, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न्स बेसिकली डेबिट, शॉर्ट डेबिट, give debit to sales returns, other account is suspense. In short, sales returns to suspense. Freight paid for installation of machine was posted to freight account. So machine debit होना चाहिए था, freight debit हो गया, freight को credit कर दो, machine to freight. Goods of the value 2,500 returned by customer were entered in sales day book and posted therefrom to credit of his account. मतलब normally ये goods क्या है, sales returns है क्या, तो नॉर्मली सेल्स रिटर्न्स की एंट्री आती है सेल्स रिटर्न्स टू डेटर्स। तो डेटर्स तो बराबर ही किया उन लोग ने, डेटर्स में मिस्टेक नहीं किया। मिस्टेक कहाँ पे किया है, सेल्स डे बुक में लिख दिया, मतलब उन्होंने रॉन्ग एंट्री में ना कुछ डेबिट किया ही नहीं, रॉन्ग एंट्री में 2 सेल्स एंड 2 डेटर्स। समझा क्या नहीं। अभी सिंपल है, अपने को सेल्स को हटाना है और सेल्स रिटर्न्स लिखना है। समझा क्या नहीं, सेल्स को हटा के सेल्स रिटर्न्स लिखने का सस्पेंस आएगा। तो अपनी एंट्री क्या बन जाएगी, अपने को सेल्स रिटर्न्स को तो डेबिट करना है और सेल्स को भी डेबिट करना है, क्योंकि क्रेडिट हो गया था ना टू सस्पेंस। सेल्स रिटर्न्स को क्यों डेबिट करना है, क्योंकि हुआ ही नहीं, और सेल्स को डेबिट क्यों करना है, क्योंकि गलती से क्रेडिट हो गया, तो उसको डेबिट करेंगे, नलीफाई हो गया, और जो डिफरेंस आएगा वो टू सस्पेंस। श्योर, समझ में आ रहा है। 18,000 पेड फॉर परचेज ऑफ ओल्ड मोटरसाइकिल, ये इन लोगों का फेवरेट है। डिप्रिसिएशन का रेट ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहेगा। मोटरसाइकिल कितने में, 18,000 पेड फॉर परचेज ऑफ ओल्ड मोटरसाइकिल। अच्छा, ये तो पर्सनल यूज है। ओल्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ऑफ मिस्टर सर्वेश वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस। अगर बिजनेस का मोटरसाइकिल होगा ना और गड़बड़ किया रहेगा तो डिप्रिसिएशन का रेट छुपा होगा कहीं ना कहीं। बोलो अपने को क्या करने का, मोटरसाइकिल उन्होंने डेबिट किसको कर दिया था, तो कन्वेंस को क्रेडिट कर देते, डेबिट किसको करेंगे, ड्रॉइंग्स टू कन्वेंस। और परचेज ऑफ 6,700 हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना, 1 मिनट, क्रेडिटर्स में ही गलती है ना, गलती क्रेडिटर्स में, होना कितना चाहिए था, लिखा कितना, 700 रुपया कम क्रेडिट किया, अभी क्रेडिट कर दो। क्रेडिटर्स, क्रेडिट, डेबिट, सस्पेंस, सस्पेंस टू क्रेडिटर्स, शॉर्ट क्रेडिट गिवन टू क्रेडिटर्स, तो गिव क्रेडिट, अदर अकाउंट इज सस्पेंस। आधा प्रॉब्लम तो हो गया। 10 ट्रांजैक्शन में से 5 हो गए। रिसिप्ट ऑफ कैश 5,000 फ्रॉम होम, अविनाश, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफिस अकाउंट। 1 मिनट, करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश, अविनाश को डेबिट कर दिया। हाँ, कैश, वो अविनाश को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, क्या कर दिया, डेबिट। क्रेडिट को क्रेडिट नहीं किया, डेबिट कर दिया, तो डबल शॉर्ट। समझे कि नहीं। तुम एंट्री भी पास करोगे तो अविनाश डबल आएगा, मैं बताता हूं। देखो करेक्ट एंट्री क्या, कैश टू अविनाश। रॉन्ग एंट्री क्या, कैश भी डेबिट, दोनों डेबिट। अब दोनों क्रेडिट होगा, कैश कैश कैंसल, अविनाश अविनाश। अब तो मालूम है ना, अपन तो तराजू उठा के घूमते हैं ना, तराजू में दोनों बाजू 1-1 किलो रहेगा तो मैच होएगा। अपने को तो तराजू भी अकाउंट से दिखता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये बाजू से 1 किलो निकाला तो दिस साइड इज शॉर्ट। वो एक गलती कि डेबिट को डेबिट में नहीं लिखा और इधर रख दिया तो दिस साइड शॉर्ट इज बाई 2 kg। तो अविनाश को अपने को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, क्रेडिट ही करना चाहिए था ना। अविनाश को क्रेडिट नहीं किया, वो एक गलती 5,000 की।
लेकिन डेबिट कर दिया तो क्रेडिट इज शॉर्ट बाय 10,000. सस्पेंस टू अविनाश. गॉट इट? चेक. A check of 2,500 received from Alok had been dishonored. चेक मिला था बैंक टू आलोक, आलोक टू बैंक, आलोक टू बैंक, एंड पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मिस्टर अशोक. ये तो तीसरा ही आदमी निकला. तो एक्चुअली एंट्री क्या आनी चाहिए थी? आलोक अकाउंट डेबिट टू बैंक. क्या लिख दिया? अशोक टू बैंक. तो बैंक में तो मिस्टेक नहीं है, तो अशोक को डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर देते हैं. आलोक टू अशोक, आलोक को डेबिट कर दो करेक्ट अकाउंट, और रॉन्ग जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट. आलोक टू अशोक, मतलब इसमें तो सस्पेंस आएगा नहीं. सेल ऑफ 8,500 टू दीपक वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक करेक्टली, बट वाइल पोस्टिंग इन लेजर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट. तो सेल्स बुक में गड़बड़ नहीं है. एक्चुअली एंट्री क्या है? दीपक टू सेल्स, बट दीपक को क्या कर दिया? क्रेडिट. दीपक को डेबिट करना चाहिए था, डेबिट तो किया नहीं. तो डेबिट को डेबिट नहीं किया तो डेबिट 8,500 से कम हो गया, और क्रेडिट कर दिया तो और 8,500. कितना हो गया? 17,000. 17,000 से दीपक डेबिट शॉर्ट हो गया. तो एक तो वो डेबिट करो जो किया नहीं, और एक वो डेबिट वो करो जो क्रेडिट कर दिया था. बराबर ना? 17,000 दीपक टू सस्पेंस. टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर अमाउंटिंग टू 3,800 वॉज नॉट पोस्टेड. अभी डिस्काउंट तो सब्सिडरी बुक्स के तरह ही होता है. डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होता है, तो डेबिट को अगर डेबिट में नहीं लिखा, इन शॉर्ट डिस्काउंट अलाउड इज नॉट पोस्टेड का मतलब है अंडरकास्ट. डिस्काउंट अलाउड डेबिट शॉर्ट होता है ना, डेबिट ही होता है, डेबिट बैलेंस होता है. डेबिट नहीं लिखा तो इट इज उसको शॉर्ट डेबिट. सो गिव डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अदर अकाउंट इज सस्पेंस अकाउंट. फिर सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस टेबल फॉर 2,200 इज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स. तो सेल्स, हाँ अरे उल्टा ही कर दो ना, खत्म करो ना. सेल ऑफ ऑफिस टेबल है ना, तो सेल ऑफ ऑफिस टेबल को क्रेडिट कर दो, सेल्स को डेबिट कर दो. तो एंट्री मेरी बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस टेबल, टू ऑफिस टेबल. बस हो गया. सेल ऑफ ऑफिस टेबल मत देखो, टू ऑफिस टेबल. दैट्स इट. क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज विथ नरेशंस. अपने को जो भारी पड़ता है ना वो प्रॉब्लम नहीं है, नरेशंस है. नरेशंस भारी पड़ता है, बोरिंग, बट यू हैव टू राइट नरेशन. सो देयर इज नो नीड टू डू रॉन्ग रिवर्स एंड करेक्ट. कोई रॉन्ग रिवर्स करेक्ट नहीं. अभी क्या सॉल्यूशन वाला पेज ओपन कर रखा है ना. क्या था पहला? टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न्स हैड बीन कास्ट शॉर्ट, सेल्स रिटर्न्स टू सस्पेंस. ये लो, सेल्स रिटर्न्स टू सस्पेंस. राइट निकला तुम्हारा? तो सबका राइट तुम्हारा गया क्या? नंबर 2, फ्रेट डेबिट कर दिया था. किसके जगह पे? मशीनरी. और मशीन को डेबिट कर देते हैं, मशीन टू फ्रेट. अमाउंट अलग है. फ्रेट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 6,500. मशीन 6,500 डेबिट, बराबर. फ्रेट कितना? डिफरेंस बोलो. ये लो सस्पेंस. सो चेक कर लो तुम्हारी एंट्री. ये रही तुम्हारी एंट्री, मशीनरी टू फ्रेट टू सस्पेंस. फिर उसके बाद बोला है गुड्स ऑफ द वैल्यू 2,500 रिटर्न बाय कस्टमर वॉज एंटर्ड इन सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयरफ्रॉम टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट. हमने डिसाइड किया था ना. क्या एंट्री बन गई थी? सेल्स रिटर्न्स डेबिट. ये है सेल्स रिटर्न्स डेबिट फॉर 2,500, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस. सेल्स रिटर्न्स डेबिट, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस. पक्का तुमको समझा ना, या मेरे को ही समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? 1,800 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल. डेबिट में ड्राइंग्स करने का है, और क्रेडिट किसको करने का है? कन्वेंस, ड्राइंग्स टू कन्वेंस. ये लो ड्राइंग्स टू कन्वेंस.
Purchase of 6,700 has been posted to creditors account as 6,000. So creditors account has been short credited by 700. So suspense to creditors. Suspense to creditors. ये हो गया सस्पेंस टू क्रेडिटर्स. अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट. रिसिप्ट ऑफ 5,000 फ्रॉम अविनाश वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. तो क्रेडिट को क्रेडिट ने करके डेबिट कर दिया. सस्पेंस टू अविनाश. हाँ डबल द अमाउंट 10,000. ये लो सस्पेंस टू अविनाश 10,000. अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट. आलोक अशोक टू आलोक ना. कैश रिसीव्ड फ्रॉम आलोक. डिसऑनर था. अच्छा तो आलोक टू बैंक गलती से हो गया. अशोक टू बैंक. तो आलोक टू अशोक. आलोक टू अशोक. आलोक टू अशोक. और क्या फिर उसके बाद यही है. सेल ऑफ 8,500 ये भी डबल था ना. टू दीपक वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक करेक्टली बट दीपक में क्या कर दिया क्रेडिट. तो दीपक डबल दी अमाउंट डेबिट शॉर्ट हो गया. सो दीपक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 17,000. दीपक टू सस्पेंस. दीपक टू सस्पेंस 17,000. दीपक टू सस्पेंस 17,000. फिर क्या है उसके बाद डिस्काउंट अलाउड को लिखा ही नहीं ना. तो अभी लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस वॉज नॉट पोस्टेड बोला था. ये लो डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस. और लास्ट वाला सेल्स अकाउंट डेबिट टू हमने टेबल बोला था ना. फर्नीचर बेटर वर्ड फर्नीचर. टेबल चेयर ये सब नहीं लिखे फर्नीचर. डन. सस्पेंस अकाउंट भी बनाने नहीं बोला है. और काम आसान. सो इवन दिस क्वेश्चन इज डन. तुम लोग लिख लेना. You can write this question because there was nothing great in this question. In fact, rectification of errors अगर डायरेक्टली हो जाता है तो कर देना. अगर तुमको नहीं कंफर्टेबल हो तो वर्किंग बना के खाना. एग्ज़ाम क्या अभी तो एग्ज़ाम नहीं देनी है ना तो बेफिक्री से कर रहे हो. एग्ज़ाम में थोड़ा कॉशियसली करने का. बना लो वर्किंग आराम से कर लो राइट ही आएगा. ये सब चैप्टर्स पूरा मार्क्स स्कोर करने के लिए रहता है. इनमें लूज नहीं कर देने का. सो इवन आई टेक नाउ क्वेश्चन नंबर 2A एंड B कंप्लीट. मेन कंसर्न था क्वेश्चन नंबर 2B जो हम लोग ने क्लैरिफाई कर दिया कि चेंज इन मेथड. अरे क्लैरिफाई तो क्या मैं टॉपिक सिखाने के टाइम पे तुमको लिखवा के दिया जगह जगह पे. चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन यूजफुल लाइफ, देन उसके बाद में चेंज इन स्क्रैप वैल्यू. ये सारे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं. चेंज इन पॉलिसीज नहीं होते. और प्रोस्पेक्टिवली बदलता है. रेट्रोस्पेक्टिवली देके वो रूल थोड़ी बदल सकते हैं. हम लोग रूल्स नहीं चेंज कर सकते. वी कैनॉट चेंज द अकाउंटिंग रूल्स. सो चलो दिस क्वेश्चन इज डन फ्रॉम आवर साइड. आई टेक क्वेश्चन नंबर 2 एज कंप्लीट. क्वेश्चन 2 अपन ने कर दिया. क्वेश्चन 2 इज डन. क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट टाइम कर दिया था. प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 3A एंड B बोथ वी हैव डन. क्वेश्चन नंबर 4 A और B दोनों ही हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 इसमें एक ये बाकी है. इन्वेंट्री बाकी है. मैन्युफैक्चरिंग BRS भी ओरली हो जाएगा. साइन बदल देने का खाली. टॉप बैलेंस क्या है. हाँ रुक जाओ. ये डायरेक्टली नहीं करते. जो लोग रिकॉर्डेड क्लास देखते हो पागल हो जाते हैं. बोले सभी डायरेक्ट हो गया. रेक्टिफिकेशन तक तो ठीक था. ये कर दिया. क्वेश्चन नंबर 6 और सब हो गया ना. चलो पहले BRS करेंगे. विल स्टार्ट विद BRS. कितने ट्रांजैक्शंस है 10.
अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा कम होएगा ना उसमें। अमेंडेड कैश बुक में ट्रांजैक्शंस कितने मार्क्स का है? इतना ही इज्जत है। मैन्युफैक्चरिंग भी कितना? खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बनाना है ना, ओनली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अभी मैंने एक पेपर देखा, चेक्ड पेपर, उसमें मार्क्स काट दिया। प्रॉपर किया, बच्चे ने पूरा राइट किया, मार्क्स काट दिया, फिर भी पूरा नहीं दिया, 5 नहीं दिया। द रीजन वॉज, मैं मालूम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब पूरा बनाता हूं तो लास्ट में वहां पे मैं क्रेडिट में लिखता हूं बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो उसने क्या किया ना, बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया, उधर मार्क्स काट दिए। अरे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है भाई, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग नहीं लिखने का है। फिर तो बाय बैलेंस शीट और बीडी भी लिख सकता था मैं, खाली उधर से इधर लाने का था। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यू हैव टू राइट बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। मालूम है पार्टनरशिप अकाउंट में मैं ब्रैकेट में लिखता हूं ट्रांसफर टू कैपिटल, लिखो वो, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है ना वो ट्रांजैक्शन नहीं होता, प्रॉफिट होता है इवेंट, और इवेंट्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ये फाइनेंशियल इवेंट्स है, इनकम माइनस एक्सपेंस के डिफरेंस है। ये वो इवेंट नहीं है डेथ ऑफ ए डायरेक्टर, डायरेक्टर की डेथ हो गई, ये भी एक इवेंट है। तो उसके लिए ये थोड़ी बोलेंगे डेथ टू न्यू लाइफ, मर गया नया लाइफ, ऐसी एंट्री थोड़ी बनेगी। वो फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल इवेंट होते हैं ना, इनकम माइनस एक्सपेंस, ये फाइनेंशियल इवेंट है, इनकी ट्रांसफर एंट्रीज आती है। नेट प्रॉफिट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इनकम एंड एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन है, ये तो उनका डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है वो अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो वो भी लिखने का ट्रांसफर टू कैपिटल में सिंगल एंट्री में लिखता हूं। इवन इन पार्टनरशिप अकाउंट्स आई राइट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे नहीं प्रेजेंटेशन के लिए लिख रहा हूं इधर से इधर। क्या मालूम है ना, इतने सारे प्रॉब्लम में ट्रांसफर किया तो सबको मालूम पड़ गया, फिर भी रिलीजियसली हर प्रॉब्लम में लिखा है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये सब लिखना चाहिए अपने। देख लो क्वेश्चन नंबर 2, बैंक रिकंसिलेशन स्टार्ट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से। ट्रांजैक्शन पढ़ते जाएंगे, इफेक्ट दे देंगे। लिखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 5A, बी का चॉइस ऑल्टरनेट, बी का 2। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 5B2। एक सेशन हो जाएगा, अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे ये पेपर को। पहले अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब वेल डिफाइंड है। 8 मार्क का, 8 लाइन का बनाएंगे अमेंडेड कैश बुक। और जब ये अमेंडेड कैश बुक बनता है तो वर्किंग नोट बनता है 4 लाइन, 2 लाइन पर्टिकुलर्स और 4 लाइन के ट्रांजैक्शंस के लिए जगह रख देते हैं, क्योंकि अमेंडेड कैश बुक लिखने के बाद खाली 3 ही ट्रांजैक्शन है जो बैंक रिकंसिलेशन में आ सकता है। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एंड मिस्टेक्स ऑफ पासबुक, बैंक की मिस्टेक्स। ये 4 लाइन की वर्किंग है। और इसके नीचे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अमेंडेड कैश बुक, अपने रेगुलर वर्किंग नोट्स, रिसीट्स, पेमेंट्स, कैश बुक बैंक कॉलम, पासबुक बैंक स्टेटमेंट, डिफरेंस BRS, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक।
अमेंडेड कैश बुक बोला रहेगा तो बनाना ही है, नहीं बोला रहेगा तो भी बना सकते हो. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st March 24. As on 31st March 2024. Yes, everyone, ready with this? From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement, bank overdraft as per cash flow. So लिख दो 24,000. ये राइट लिखा क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है ना. अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो लिख देते थे डेबिट में. ठीक है. नाउ माय नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन. हाँ, नॉर्मली चेक डिपॉजिटेड किधर लिखते हैं? कैश बुक में पहले लिखते हैं. नॉट रिकॉर्डेड रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, डिपॉजिट किया हुआ है ना. इट इज अंडरस्टूड, इट इज क्लियर, इट इज अंडरस्टूड क्लियर. कितना अमाउंट है? ये लो लिख दो. टू चेक डिपॉजिटेड ही लिख दो. नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, ऐसा थोड़ी बोला है नॉट क्लियर. नहीं बोला नॉट क्लियर तो इट इज क्लियर. खाली बोला है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब ये डायरेक्ट डिपॉजिट वाला केस है. कैश रिसीव्ड फ्रॉम EXE वॉज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. किससे मिला था कैश? एक से मिला था और कहाँ पे? रिसीट साइड में लिख दिया. समझा क्या? नहीं तो निकाल देना पड़ेगा ना, क्योंकि कैश रिसीव्ड तो बैंक कॉलम में आना ही नहीं चाहिए. सो अगर हम लोग ने रिसीट्स में लिखा था, उल्टा कर देते, पेमेंट में लिख देते. लिख दो बाय कैश रिसीव्ड रेक्टिफाइड, बाय कैश रिसीव्ड रेक्टिफाइड. हाँ, क्या है अमाउंट? क्या है? 3150. It is better to prepare amended cash book rather than including all this transaction in bank reconciliation. Debit side of bank column casted short. बैंक कॉलम तो कैश बुक में आता है, पासबुक में भी होता है क्या बैंक कॉलम कैश कॉलम? तो बैंक कॉलम बोला मतलब डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट. कोई कैश बुक डेबिट साइड का मतलब रिसिट साइड. रिसिट साइड में कम लिखा है क्या ज्यादा लिखा है? कम लिखा तो लिख देते ना 1000. अंडरकास्ट रेक्टिफाइड. जो कम लिखा था लिख दिया हम लोग ने. अंडरकास्टिंग जो हुआ था नहीं लिखा था तो लिख दिया हम लोग ने 1000. फिर क्या है? चेक फॉर 9000 डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट. चेक ऑफ 9000 डिपॉजिटेड, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कितना आ गया? हाँ, तो ये तो बैंक की गलती ना, तो BRS में जाना पड़ेगा. ऐसा थोड़ी बोला नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. चेक डिपॉजिटेड और इशूड पहले कैश बुक में ही रिकॉर्ड होता है. डिपॉजिट बोला तो क्या बोलते हैं? रिसीट्स या पेमेंट्स? है कितने का? लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कितना दिख रहा है? बैंक स्टेटमेंट में 8950 दिख रहा है. डिफरेंस कितने का आ गया? बोलो. ट्रांजैक्शन रिसीट्स का है कि पेमेंट्स का है? अपने पॉकेट में कम मिला कि ज़्यादा मिला? वैसा अपना पॉकेट क्या है? पासबुक. कम मिला तो क्या करेंगे? अभी तो लेस करो. अभी टॉप बैलेंस मालूम नहीं मेरे को. टॉप बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट ही रह गया तो ये साइन बदल जाएगा. फिर उसके बाद बिल सेंट फॉर कलेक्शन कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो लिख देते हैं ना 4200 नॉट रिकॉर्डेड बोला है, रिकॉर्ड कर देते हैं. टू बिल्स कलेक्टेड. बिल्स कलेक्टेड. बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक. बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक. बैंक चार्जेस 2 बार लिख दिया. पेमेंट में लिखते हैं ना 40 दो बार लिख दिया तो एक बार इधर लिख देते हैं.
क्रेडिट में 80 हो गया ना, तो थोड़ा 40 का वजन डाल देते, 80 40 हो गया 40, लिखो 2 बैंक चार्जेस। रेक्टिफाइड, रॉन्ग रिकॉर्डिंग को रेक्टिफाई कर दिया। नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, इन शॉर्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में डेबिट का मतलब रिसीट्स या पेमेंट्स? हाँ, तो इधर भी पेमेंट में लिखेंगे ना हम लोग, कैश बुक में लिख दो पेमेंट में बाय। नोटिंग चार्जेस कितना? नोटिंग चार्जेस 60 रुपीज। चेक डिपॉजिटेड किया था 25 मार्च को बट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 5 अप्रैल। इन शॉर्ट चेक डिपॉजिटेड येट नॉट क्लियर्ड, 4800 का है चेक डिपॉजिट। रिसीट्स 4800, 31 मार्च के आगे तो अपने को दिखता ही नहीं है। बोलो रिसीट्स का ट्रांजैक्शन अपने पॉकेट में रिसीव्ड हुआ क्या? तो क्या करने का? फिर उसके बाद चेक इशूड ऑन 26 मार्च, लेकिन प्रेजेंट कभी हुआ है 6 अप्रैल को, तो अपने को तो आगे दिखता ही नहीं ना मार्च के आगे। चेक इशूड का मतलब पेमेंट्स कितने का? 3000 का, 3000 का कैश बुक में लिख दिया। 31 मार्च तक नॉट क्लियर्ड। बोलो ट्रांजैक्शन पेमेंट का अपने पॉकेट से गया क्या? नहीं गया तो अच्छा लगा, ऐड कर दिया। अब अपने को अमेंडेड कैश बुक को क्लोज करना है। 24 ही ज़्यादा है, 27,210, 27,210 बोलो बच्चों। 17,970। तो ये तो डेबिट बैलेंस हुआ क्या क्रेडिट बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस मतलब ये ओवरड्राफ्ट ही हुआ। टॉप बैलेंस है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, सर्कल कर दो नीचे। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो ये लेस का ऐड हो जाएगा, सारे साइन बदल जाएंगे और ऐड का लेस हो जाएगा, और इनको बुरी तरह कट कर दो। कैंसल इट, नफरत हो गई इसे, पूरा कैंसल, दिखना भी नहीं चाहिए क्या था। डन। तो दो ऐड है। पहला 9000 का चेक, पहले तो लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट, एज पर कैश बुक, $17,970। $17,970 add, check deposited cleared, check of rupees 9,000 credited in passbook 8950, 50 रुपीज़ आ गया। और ये चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड है, 4800 रिसीट्स है ना। $4850 बोलो, ऐड करो। 22,820 लेस चेक इशूड, check issued but not presented for payment, check issued but not presented for payment कितना? 3000।
बोल दो 19820 पॉजिटिव है, ओवरड्राफ्ट से चालू किया था पॉजिटिव है, ये भी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 19,820, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 19,820 हो गया। सो इवन दिस क्वेश्चन इज डन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जरा 2 मिनट मेरे को फटाफट से ने एक बार फॉर्मेट बोलोगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में टॉप पे लिखते 2 ओपनिंग WIP और लास्ट में क्लोजिंग, क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग WIP, ये बाजू क्रेडिट में बाय सेल ऑफ स्क्रैप, और फिर ओपनिंग WIP के नीचे 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सॉरी एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, फिर माइनस परचेज रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर वेजेस, वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फैक्ट्री एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर PN, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग PN, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड टैक्सेस मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्मल रेंट PN। हैव यू गॉट इट? ये बेसिक डिफरेंस था। और एक मालूम है हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, वो एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। अच्छा, एक वो था पेटेंट्स ऑन रॉयल्टी ऑन, हाँ रॉयल्टी ऑन सेल्स है तो PNL डेबिट, लेकिन रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन होगा तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। सो ये क्या है ना, अपने पास मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रॉब्लम है, इसमें सीधा सीधा क्या क्या दे दिया इन लोग ने। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पहला लाइन, लास्ट लाइन, ये रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में, 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 ये तो रॉ मटेरियल्स में आ गया। और ये पहला लाइन लास्ट लाइन डेबिट क्रेडिट। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल तो ऊपर चला गया ना परचेज में। डायरेक्ट वेजेस, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट वेजेस तो अलग हेड ही होता है। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री एक्सपेंस, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री एक्सपेंस, पावर टू रन मशीनरी, समझा कि नहीं। रिपेयर्स मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड फैक्ट्री एक्सपेंस, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, और ये क्रेडिट। हे भगवान, 5 मार्क का था, इतना सिंपल। जाने तो ये क्वेश्चन के बहाने लिख के कर लेंगे, नहीं तो सब ओरली निकल जाएगा। विल स्टॉप इट हियर। नहीं तो ये क्वेश्चन के चक्कर में ये भी रिफर कर लिया ना तो लिखने का मन नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरिंग लिखवा के कराने का, बहुत टाइम से मैन्युफैक्चरिंग तुमने लिखा नहीं है तो वो लिख के करने का। अगले सेशन में कंप्लीट करूंगा। इन नेक्स्ट सेशन दिस पेपर विल बी कंप्लीटेड।